Okay, so welcome to final term lectures of data warehousing CS 614। लेक्चर 19 से हम स्टार्ट करते हैं। ETL की डिटेल है इसके अंदर, ये डाटा को क्लींजिंग करने का बेसिकली क्या मकसद होता है। तो इससे पहले दो तीन कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो ज़रूरी हैं फाइनल टर्म के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। ETL क्या होता है हमारे पास, कि जब भी कोई डाटा होता है हमने उसको डाटा वेयर हाउस के अंदर लेके आना होता है, तो उसको हम तीन स्टेप्स में फॉलो करते हैं। ई से बनता है एक्सट्रैक्ट, टी से बनता है ट्रांसफॉर्म, और फिर लोड। तो उसके बाद डाटा क्लींजिंग जो होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि हेट्रोजीनियस सोर्सेज से डाटा आ रहा होता है, यानी डिफरेंट सोर्सेज से डाटा आ रहा होता है। तो ये जो डाटा क्लींजिंग होती है इसको स्क्रबिंग भी बोलते हैं। जब डाटा को हम साफ कर रहे होते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि बैकग्राउंड इसका ये है कि हमारे पास जो डाटा होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है, नॉर्मस प्रॉब्लम है। इस डाटा काफ़ी ज़्यादा डर्टी होता है, डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा होता है। और अब हम यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है इसमें ये देखना है कि डोमेन एक्सपर्ट की डाटा में ज़रूरत है या नहीं, और डाटा बहुत ज़्यादा है तो उसको ऑटोमेट होना चाहिए, कि उसकी क्लींजिंग सारी ऑटोमेट हो। तो ये बेसिकली हमारे पास ऑटोमेशन क्यों नहीं आती, कि जब प्रोसेस ऑफ डाटा क्लींजिंग होती है इसको डोमेन एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट के बगैर हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी डिटेक्शन करनी है, करेक्शन करनी है नॉर्मलीज की, उसको डिटेल डोमेन नॉलेज की ज़रूरत है। इस वजह से डाटा क्लींजिंग जो होती है ये एक सेमी ऑटोमेटिक प्रोसीजर बन जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डाटा क्लींजिंग जो है ये ऑटोमेटिक है या सेमी ऑटोमेटिक है। और दूसरा ये कि डोमेन एक्सपर्ट की डाटा क्लींजिंग में ज़रूरत क्यों पड़ती है। उसके बाद जो डाटा क्लींजिंग का ओरिजिनल एम था वो ये था कि डाटा जो डुप्लीकेट है उसको रिमूव कर दिया जाए। लेकिन हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंट सोर्सेज से डाटा आता है तो उसको इंटीग्रेट करना भी ज़रूरी होता है, सिर्फ डुप्लीकेशन रिमूव नहीं करनी होती। तो डेटी डाटा का अगर हम देखें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बंदा है जो जिसकी अगर डेट ऑफ बर्थ देखें वो बन रही है 1995, लेकिन अगर डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखें तो वो बन रही है 1990, मतलब वो पैदा होने से पहले ही एम्प्लॉय बन गया। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह का जो डाटा होता है ये डर्टी डाटा होता है। तो वैल्यू वैलिडेशन जो होती है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो इंश्योर करता है कि ईच वैल्यू सेंड टू डाटा इज वेयर हाउस इज एक्यूरेट, यानी जो भी डाटा वेयर हाउस के अंदर हम डाटा भेज रहे हैं वो एक्यूरेट जाए। ये चीज होती है वैल्यू वैलिडेशन। यहाँ पर हमारे पास जो सीरियस प्रॉब्लम आती है डर्टी डाटा की वजह से ये होता है कि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जब हमने डिसीजन करने होते हैं, रॉन्ग डाटा जो होता है वो अनडिजायरेबल रिजल्ट्स के अंदर हमें लेकर चला जाता है। क्यों? क्योंकि अब जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट है, उसने डिसाइड करना है कि कहाँ कहाँ हॉस्पिटल्स बनाने की जरूरत है, कहाँ कहाँ यूनिवर्सिटीज बनाने की जरूरत है। तो अगर डाटा के अंदर गलत इंफॉर्मेशन शो हो रही होगी, पॉपुलेशन की गलत शो हो रही होगी, और हमारे पास लोगों का डाटा गलत शो हो रहा होगा, डुप्लीकेट हो रहा होगा, तो गलत जगह पर हाँ जो गवर्नमेंट है वो हॉस्पिटल्स बना लेगी, गलत जगह पर एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर जैसी फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कर देगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे गवर्नमेंट जो है वो गलत फैसले करती है डर्टी डाटा की वजह से। उसके अलावा डायरेक्ट मेल मार्केटिंग जो होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक घर है, उसके अंदर हमने मार्केटिंग करनी है। तो अब एक घर के ही 10 बंदों का अगर हमारे पास डाटा इंक्लूडेड है तो हम 10 खत एक घर में भेज रहे होंगे, तो ये ठीक नहीं होता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, और दूसरा ये कि हम रॉन्ग एड्रेसेस पे भी डाटा भेज देते हैं, जिसकी वजह से जो मार्केटिंग के लेटर्स होते हैं जिसकी वजह से लॉस ऑफ मनी हो जाता है और रेपुटेशन भी कंपनी की खराब होती है। तो डर्टी डाटा जो होता है इसकी वजह से ये असरात आते हैं। तो इसके अंदर क्या किया कि डाटा अनोमलीज की तीन क्लासेस बना दी गई। एक होता है सिंटैक्टिकली डर्टी डाटा, एक होता है सिमेंटिकली डर्टी डाटा, और एक होता है कवरेज अनोमलीज। सिंटैटिक्स का वर्ड जो होता है सिंटेक्स से निकला है, जैसे प्रोग्रामिंग में सिंटेक्स का एरर होता है कि कोई आपने लाइन लिखी है, उस लाइन के लिखने का तरीका एक डिफाइंड है, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो इससे ही निकला है सिंटैक्टिकली डर्टी डाटा। इसके अंदर दो तरह के एरर्स होते हैं, लेक्सिकल एरर्स और इरेगुलरिटीज। अब फॉर एग्जांपल आपने डिफाइन कर दिया कि मेरा जो डाटा है उसके अंदर 5 कॉलम होंगे, और लेकिन जब डाटा आप फीड कर रहे हैं उसके अंदर 5 कॉलम के बजाय 4 कॉलम्स आ रहे हैं, तो ये हमारे पास लेक्सिकल एरर में आता है कि आपने जो डिफाइन कर दी थी चीज, जो स्ट्रक्चर डिफाइन किया था, डाटा उसको फॉलो नहीं कर रहा। इरेगुलरिटीज के अंदर ये कॉन्सेप्ट आता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने नॉन यूनिफॉर्म यूज ऑफ वैल्यूज कर दिया, कि आपने एक डिफाइन कर दिया था कि जो भी पैसे लिखे जाएंगे वो डॉलर की फॉर्म में लिखे जाएंगे या रुपीज की फॉर्म में लिखे जाएंगे, लेकिन जब डाटा फीड हो रहा है तो उसके अंदर डिफरेंट करेंसीज आ रही हैं, नॉन यूनिफॉर्म यूज ऑफ वैल्यूज आ गया, यूनिट्स आ गया, एब्रीविएशंस। तो जो चीज हमने डिफाइन कर दी, जो सिंटेक्स हमने डिफाइन कर दिया, अगर डाटा उसको फॉलो नहीं कर रहा तो ये बेसिकली सिंटेक्टिकली डर्टी डाटा होता है। और इसके अंदर दो टाइप्स होती हैं, लेक्सिकल एरर्स और इरेगुलरिटीज। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर हमारे पास सिमेंटिकली डर्टी डाटा होता है। सिमेंटिक्स का मुराद ये है कि डाटा की लॉजिक खराब हो या उसका मतलब मीनिंग खराब हो, ये बेसिकली सिमेंटिकली डर्टी डाटा होता है। तो जो सिमेंटिकली रेडी डाटा होता है उसके अंदर तीन प्रॉब्लम्स आती हैं। एक होता है इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेशन। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट में हम डाल देते हैं कि डाटा की सिर्फ नल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ जो प्रॉपर वैल्यूज हैं वही उसके अंदर आए। या फिर हम कहते हैं कि इसके अंदर डाटा टाइप डिफाइन कर देते हैं कि सिर्फ इस टाइप का डाटा आएगा। तो क्या करते हैं
कि हम टपल्स को अगर ऐसे टपल्स हों जो सेटिस्फाई ना करें इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को, तो इसके अंदर डर्टी डाटा इंक्लूड हो जाता है और डाटा अनोमलीज आ जाती हैं। अब जो भी कंस्ट्रेंट क्या चीज होती है, कंस्ट्रेंट बेसिकली एक रूल होता है जो रिप्रेजेंट कर होता है नॉलेज अबाउट द डोमेन, यानी डोमेन कौन सी होनी चाहिए उसकी। फॉर एग्जाम्पल अब कार्स का डाटा, तो उसके अंदर सिर्फ कार्स का डाटा आना चाहिए, उसके अंदर शिप्स का डाटा नहीं आना चाहिए। एंड द वैल्यूज अलाउड फॉर रिप्रेजेंटिंग सर्टेन फैक्ट्स, और वैल्यूज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने सैलरीज की एक रेंज डिफाइन कर दी है कि मैक्सिमम सैलरी 1 लाख हो सकती है, और उसके अंदर सैलरी का डाटा 10 लाख का आ रहा है, तो ये हमारे पास कंस्ट्रेंट को वायलेट कर रहा होता है। तो इस वजह से जो कंस्ट्रेंट होती हैं, ये रूल होता है जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कंस्ट्रेंट होता क्या है। उसके बाद कंट्रोडिक्शंस आती हैं। कंट्रोडिक्शंस जो जैसे मैंने पहले बताया कि एज और डेट ऑफ बर्थ की कंट्रोडिक्शन आ गई है। उसके अलावा कंट्रोडिक्शन ऐसी वैल्यूज होती हैं जिसके अंदर एक टपल या जो एक से ज्यादा जो टपल्स होते हैं वो सम काइंड ऑफ डिपेंडेंसी बिटवीन द वैल्यूज को वायलेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी की डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है 1996 और आज हम 2026 में देख रहे हैं, तो उसकी एज बननी चाहिए 30, लेकिन एज में लिखा है 50। तो ये दोनों चीजें आपस में एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रही हैं, एक दूसरे से डिफरेंट रिजल्ट प्रोवाइड कर रही हैं। तो बेसिकली दिस इज कंट्राडिक्शन, ये भी मीनिंग में इफेक्ट आ रहा है डाटा के। उसके बाद डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट्स बेसिकली क्या होता है कि जो डाटा होता है वो रिपीट हो रहा होता है। टू और मोर डबल रिप्रेजेंटिंग द सेम एंटिटी फ्रॉम मीनिंग वर्ड, द वैल्यूज ऑफ दिस डबल डू नॉट नीड टू बी कंप्लीटली आइडेंटिकल। अच्छा, होता क्या है कि इन टपल की वैल्यू जो है ना आइडेंटिकल नहीं होती, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल एक जगह पर नाम लिखा हुआ है यासीन, ठीक है, तो एक जगह पर यासीन सेम एड्रेस है, सेम फोन नंबर है, लेकिन उसके आगे जो जेंडर लिखा है वो फीमेल लिखा हुआ है। और एक सेम जगह पर उसी टेबल के अंदर एक और एंट्री है जहां पे यासीन जो है वो वही एंट्री है सेम, लेकिन जेंडर में हमारे पास मेल लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास डुप्लीकेट्स हैं लेकिन विद कंट्राडिक्शंस एंड नॉन आइडेंटिकल है। तो इस वजह से हमारे पास मसले आते हैं, इन एग्जैक्ट डुप्लीकेट्स आ जाते हैं। एग्जैक्ट डुप्लीकेट तो एक अलग चीज थी कि चलो हमारा डाटा डुप्लीकेट हो गया, बायस डिसीजन हो रहे हैं, लेकिन इन एग्जैक्ट डुप्लीकेट जो होते हैं वो और ज्यादा मसला पैदा करते हैं। तो इससे हमने अवॉइड करना होता है। ये भी हमारे पास जो होता है इरेगुलरिटी, ये सिमेंटिक में आती है। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन सी इरेगुलरिटी का नाम दे दिया जाता है, अनोमली का नाम दे दिया जाता है, पूछा जाता है ये किसके अंदर आता है, सिमेंटिक में आता है, सिंटैक्टिक में आता है, या फिर कवरेज में आता है। अच्छा, अब कवरेज अनोमली से जैसे जाहिर है कि कवरेज डाटा को कवर करने में, गैदर करने में मसले आ रहे हैं, तो उसके अंदर मिसिंग एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, या फिर हमारे पास मिसिंग एट्रीब्यूट्स में मिसिंग वैल्यूज या मिसिंग टपल्स। मिसिंग वैल्यू से मुराद ये, क्योंकि वैल्यू मिस है, आपने कंस्ट्रेंट लगाई थी कि नॉट नल वैल्यूज नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी नल वैल्यूज आ रही हैं, या हो सकता है आपने कंस्ट्रेंट लगाई ही नहीं, ये उससे भी वर्स हो जाता है, ये मिसिंग वैल्यूज होती हैं। मिसिंग टपल्स का मतलब ये होता है क्योंकि पूरा का पूरी एक रो मिस है जो कि डाटा में होनी चाहिए थी, लेकिन आपने उसको डर्टी होने की वजह से अवॉइड कर दिया, किसी वजह से अवॉइड कर दिया। तो ये हमारे पास मिसिंग टपल्स होते हैं कि कोई रो मिस हो जाती है डाटा कलेक्शन में। अच्छा, अब रो मिस क्यों होती है, इसके डिफरेंट रीजंस हैं। ज्यादातर जो रीजन हमारे पास समझ आती है वो ये होती है कि हमारा इक्विपमेंट जो डाटा को गैदर करा था वो इक्विपमेंट खराब है, ठीक है। तो इक्विपमेंट मेल फंक्शन हो गया। जो फॉर एग्जांपल एक स्टोर है, उसके अंदर बार कोड रीडर है जो बार कोड से रीड करके सारे परचेजेस कैलकुलेट करता है, तो बार कोड से लोग रीड ही नहीं कर रहे, ऐसे ही पैसे ले ही जा रहे हैं। कीबोर्ड खराब हो गया, उसकी कीज ही नहीं एंटर हो रही। उसके अलावा हमारे पास इनकंसिस्टेंसी विद अदर रिकॉर्डिंग डाटा, और उसको डिलीट कर दिया। जैसे मैंने पहले बताया था कि कहीं पे मेल आ रहा है, कहीं पे फीमेल आ रहा है, तो हमने एक को डिलीट कर दिया क्योंकि इनकंसिस्टेंट डाटा था। डाटा नॉट अर्न ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या डाटा के इलिजिबल होने की वजह से डाटा को हमने कलेक्ट नहीं किया। उसके अलावा डाटा नॉट कंसीडर इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ एंट्री। अच्छा, अब जो हमारे पास डाटा ज्यादातर आ रहा होता है ना, वो OLTPs में आ रहा होता है। OLTPs हमारे पास ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं जहाँ पे अब उनको ये कंसर्न नहीं होता कि कल को डाटा एनालिसिस कर किया जाएगा, और इस तरह की चीज़ें नहीं होती। तो उनके लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती जो एनालिसिस में, डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट होती हैं। इसकी वजह से वो डाटा को इंपॉर्टेंट कंसीडर नहीं करते और अवॉइड कर देते हैं। तो ये 4 रीजन इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कि डाटा जो है वो क्यों रोज उसकी क्यों मिस होती हैं, टपल्स क्यों मिस होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास एक एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है फॉर एब्रीविएशन के OCR से क्या बनता है। OCR बेसिकली ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, यानी जो टेक्स्ट आप उसको देते हैं वो पिक्चर होती है, और वो पिक्चर से टेक्स्ट में उसको कन्वर्ट कर देता है। दिस इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। उसके बाद हमारे पास जो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो हमारे पास जब कोई डाटा मिस हो जाता है उसको हैंडल कैसे करते हैं। तो हैंडल करने के डिफरेंट तरीके माइंड में आते हैं। एक तो ये है कि जो डाटा मिसिंग है उसका रिकॉर्ड ही आप ड्रॉप कर दें, उसको डिलीट कर दें कि भाई आप उसको कंसीडर ही ना करें। दूसरा ये है कि जो मिसिंग वैल्यूज है हम उनको मैनुअली फिल करने लग जाएं, लेकिन डाटा बहुत ज्यादा होता है, आप सारी बात है मैनुअली फिल तो नहीं कर सकते। तो आप, ये हो सकता है कि आप ग्लोबल कांस्टेंट को एज अ फिलर यूज कर लें, यानी जहां पर जेंडर की वैल्यूज अवेलेबल नहीं है वहां पे आप NA लिख दें, या आप फॉर दैट्स एक मेल लिख दें सब में। तो ग्लोबल कांस्टेंट आपने एक चूज कर लिया और उसको आपने तुम सब खाली जगह पर सब मिसिंग वैल्यूज में फिल कर दिया। तीसरा ये होता है कि आप तमाम जो वैल्यूज हैं अगर वो मैथमेटिकल वैल्यूज हैं तो आप उनका मीन ले लें, यानी उनकी एवरेज निकाल लें, और उनकी एवरेज निकाल के आप उसको एज अ फिलर यूज कर लें या मीडियन निकाल के यूज कर लें।
और उसके बाद यह है यूज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू एज फिलर। यानी अब जहां पर डाटा आपके पास अवेलेबल है और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, यानी आपको लगता है कि यार ये वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए, मेरा दिल कर रहा था, तो वो आप वहां पर एज अ फिलर यूज कर लें। तो ये हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाते हैं कि हैंडलिंग मिसिंग डाटा कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, की बेस्ड अगर देखें तो की हमारे पास प्राइमरी की होती है और नॉन प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अंदर क्या होता है कि सेम प्राइमरी की होती है लेकिन डिफरेंट डाटा होता है। ये किस वजह से होता है कि हम हेटेरोजेनियस सोर्सेज से डाटा ले रहे होते हैं, मर्ज करते हैं डाटा को, तो हमारे पास डिफरेंट डाटा होगा लेकिन प्राइमरी की एक ही होगी। दूसरा ये है कि डाटा सेम है लेकिन प्राइमरी की डिफरेंट है, ऐसा भी हो सकता है। तीसरा जो प्राइमरी की का मसला बनता है वो ये होता है कि हमारे पास प्राइमरी की एक सिस्टम में अवेलेबल है लेकिन किसी और सिस्टम में अवेलेबल नहीं है। या फिर सेम प्राइमरी की है लेकिन उसकी फॉर्मेट डिफरेंट है, किसी जगह टेक्स्ट की फॉर्म में लिखी हुई है, किसी जगह स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट आईडी है 1001, एक टेबल में अगर आप देखें तो वो स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखी हुई थी, दूसरे टेबल में देखें तो इंटीजर की फॉर्म में लिखी हुई थी। तो डिफरेंट फॉर्मेट्स में अवेलेबल है। तो ये प्राइमरी की प्रॉब्लम्स आती हैं कि सेम प्राइमरी की विद डिफरेंट डाटा, सेम डाटा विद डिफरेंट प्राइमरी कीज। प्राइमरी की इन वन सिस्टम अवेलेबल है लेकिन दूसरे में अवेलेबल नहीं है क्योंकि आपने स्प्लिट कर दिया था, पार्टीशनिंग कर दी थी, कुछ यूज कर रहे थे। उसके अलावा प्राइमरी की जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास जो नॉन प्राइमरी की प्रॉब्लम्स आती हैं वो ये होती हैं कि डिफरेंट इनकोडिंग की जाती है डिफरेंट सोर्सेज में। कि फॉर एग्जांपल किसी ने जेंडर एंटर करना है, कोई एफ एंटर करता है, कोई फीमेल एंटर कर देता है, कोई वन एंटर कर देता है, कोई फीमेल की जगह जीरो एंटर कर देता है। तो हर किसी की डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, डिफरेंट इनकोडिंग्स होती हैं। उसके अलावा क्या होता है, मल्टीपल वेज टू रिप्रेजेंट द सेम इन्फॉर्मेशन। जैसे हमारा आईडी कार्ड है, सीएनआईसी है, तो उसके अंदर सीएनआईसी को कोई किस डैश के साथ लिखेगा, कोई डैश के बगैर लिखेगा, या यूनिवर्सिटी का नाम है, कोई नेशनल यूनिवर्सिटी लिख रहा है, कोई फास्ट एनयू लिख रहा है, कोई इस तरह से लिख रहा है। तो डिफरेंट तरह से लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस वजह से नॉन प्राइमरी की प्रॉब्लम्स आती हैं। सोर्सेज माइट कंटेन इनवैलिड डाटा। जो सोर्सेज हैं उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल फोन नंबर लोगों के लिखे हुए थे, लेकिन आप जिसके फोन नंबर अवेलेबल नहीं थे वहां पे 0000 लिखा आ गया या 999 लिखा आ गया, तो ये हमारे पास सोर्सेज हैं, उनके अंदर इनवैलिड डाटा इंक्लूडेड है। चौथा जो होता है, टू फील्ड्स विद डिफरेंट डाटा बट सेम नेम। यानी एट्रीब्यूट्स के जो कॉलम बने हुए हैं उनके अंदर जो डाटा की वैल्यूज हैं वो डिफरेंट हैं लेकिन ऊपर नाम सेम लिखे हुए हैं। तो ये हमारे पास इशू आता है। डिफरेंट डाटा सेम नेम, फॉर एग्जांपल टोटल सेल्स एक हेडिंग दी हुई है, उसके अंदर कुछ डाटा आ रहा है, और जहां किसी जगह पर हमने ईयरली सेल्स लिखा हुआ है वहां पे कुछ और डाटा आ रहा है। तो इस तरह के मसले आते हैं। उसके बाद हमारे पास नॉन प्राइमरी की प्रॉब्लम्स के अंदर कुछ और भी होती हैं, जो होता है रिक्वायर्ड फील्ड्स लेफ्ट ब्लैंक। यानी जो रिक्वायर्ड फील्ड थी उनको आपने खाली छोड़ दिया, या डाटा एरोनियस या इनकम्प्लीट हो गया, या डाटा के अंदर नल वैल्यूज आ गई। तो ये तीन मसले नॉन प्राइमरी की और फर्दर हैं, तो इनमें से कोई भी पांच हमने याद रखने हैं। उसके अलावा ऑटोमेटिक डाटा क्लींजिंग के कुछ तरीके होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। एक होता है स्टैटिस्टिकल, एक होता है पैटर्न बेस्ड, एक होता है क्लस्टरिंग और एक होता है एसोसिएशन रूल्स। स्टैटिस्टिकल के अंदर क्या करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स हमारी बेसिकली थोड़ा सा मैथ से रिलेटेड होती है। इसके अंदर हम आउटलायर फील्ड्स निकालते हैं, मीन एवरेज निकाल लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने से हमें पता चल जाता है कि आउटलायर्स कौन कौन से हैं जो डाटा के अंदर फॉल नहीं कर रहे, ऑड वैल्यूज हैं। इसके अंदर कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, जो जो डाटा कॉन्फिडेंस इंटरवल से बाहर होता है वो हमारा आउटलायर होता है। फिर पैटर्न बेस्ड होता है। पैटर्न बेस्ड के अंदर हम क्या करते हैं कि आउटलायर फील्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और जैसे हमने स्टैटिस्टिक्स में किया था, लेकिन यहाँ पर हम पैटर्न्स बनाते हैं। यानी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करती हैं, और जो पैटर्न से मुराद जो एक दूसरे से रिलेटेड डाटा होता है वो हमें पता चल जाता है, और बाकी जो फिर उस पैटर्न से रिलेटेड डाटा नहीं होता, जिसकी सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, उसको हम अवॉइड कर देते हैं। फिर क्लस्टरिंग के अंदर क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट डाटा अवेलेबल होता है, तो इसके अंदर हम क्लस्टर्स यानी ग्रुप्स बनाते हैं डाटा के। हम डिफाइन कर देते हैं कितने ग्रुप्स होंगे, तो उस लिहाज से ग्रुप बना दिए जाते हैं, और उन ग्रुप्स के अलावा फिर जो डाटा होता है वो आउटलायर होता है, उसको हम अवॉइड कर देते हैं। लेकिन इस मेथड के अंदर कंप्यूटेशनल टाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा लगता है, क्यों वो हम देखेंगे कि ये मशीन लर्निंग का पूरे एक एल्गोरिदम है और ये कैसे काम करता है। फिर एसोसिएशन रूल्स भी थोड़ा सा पैटर्न से रिलेटेड है, कि हम आपस में एसोसिएशन यानी रिश्तेदारी बनाते हैं विद हाई कॉन्फिडेंस। जो जिस डाटा के अंदर कॉन्फिडेंस है और सपोर्ट है, हम डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न डिफाइन कर देते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो पावर ऑफ एसोसिएशन रूल ये है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा के साथ ये डील कर सकता है, और जो डाटा फिर एसोसिएटेड नहीं होता उसको हम अवॉइड करते हैं। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि बुलियन एसोसिएशन रूल्स जो होते हैं ये इनफ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते। तो ये इतनी लेंथी बुक है, इसका अभी तक एक लेक्चर हुआ है इतना बोल बोल के। नेक्स्ट हमारे पास है डाटा डुप्लीकेशन और एलिमिनेशन और बीएसएन मेथड। तो डाटा डुप्लीकेशन की एलिमिनेशन करने के लिए क्या क्या तरीके हैं ये हम देखेंगे, और उसके अलावा बीएसएन मेथड है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डाटा डुप्लीकेट क्यों होता है? क्योंकि हेटेरोजेनियस सोर्सेज से आ रहा होता है। उसके अलावा जो डाटा आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन आ रहा होता है जो ऑन कर रही होती है डाटा वेयर हाउस को, उसकी लोअर क्वालिटी भी हो सकती है और वो डर्टी डाटा होता है। तो
हमारे पास क्या होता है कि डेटा वेयर को बड़ी बड़ी डेटाबेसेस से मर्ज करके बनाया जाता है डेटा वेयर हाउस, क्योंकि डेटा वेयर के अंदर बहुत ज़्यादा डेटा होता है और हेट्रोजीनियस इन रिप्रेजेंटेशन होती है, कोई किस तरह रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कोई किसी तरह। तो हमारे पास जो डाटा क्वालिटी का इशू आता है वो क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन और एलिमिनेशन ऑफ डुप्लीकेट्स, के कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जाए और कैसे एलिमिनेट एलिमिनेट उनको ख़त्म किया जाए। तो बिजनेस क्या होता है, इसको डेटा बेसिस के स्कोर्स बनाते हैं, ये क्वालिटी चेक करते हैं कि डाटा कितना अच्छा है, और फिर ये बहुत ज्यादा डाटा इनके अंदर ऐड होता रहता है, मिलियंस बिलियंस रिकॉर्ड्स डाटा के अंदर ऐड होते रहते हैं। तो हमारे पास टिपोग्राफिकल एरर्स भी हो सकते हैं जो टाइप करते हुए आ जाएं, या ट्रांसक्रिप्शन एरर्स भी हो सकते हैं जो ट्रांसक्राइब करते हुए आ जाएं। तो डेटा डुप्लीकेशन की वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, जैसे हमने पहले भी देखा था कि गवर्नमेंट के डीसीएन अच्छे नहीं थे, मार्केटिंग कैंपेन अच्छी नहीं थी। यहाँ पर हमारे पास फॉल्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ सकती हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि डाटा डुप्लीकेशन की वजह से फॉल्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आती है। फ्रीक्वेंसी बेसिकली नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो अब एक जगह पे एक बंदा ज्यादा बार आया हुआ है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ जाएगी। और इनकरेक्ट एग्रीगेट्स ड्यू टू डबल काउंटिंग। अब किसी कंपनी की अगर आपने सेल्स देखनी है और उनका एग्रीगेट गलत आ रहा होगा डुप्लीकेट होने की वजह से, तो सेल्स ज्यादा शो हो रही होंगी। इस तरह आपने एम्प्लॉयज को कोई बेनिफिट्स देने हैं, कोई एडवांटेजेस किसी को प्रोवाइड करने हैं, तो बार बार एक ही एम्प्लॉय को मिल रही होंगी, क्योंकि वो बार बार डुप्लीकेटेडली रिपीट हो रहा होगा डाटा के अंदर। तो यही हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट है सारा। उसके बाद हाउस होल्डिंग का कॉन्सेप्ट आता है। हाउस होल्डिंग के अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन से बंदे सेम घर में रहते हैं, ताकि जब हमने मार्केटिंग कैंपेन चलानी है, हम कोई मार्केटिंग का लेटर भेजें तो एक घर में एक ही लेटर जाए, 10 लेटर ना चले जाएं। तो उनके एड्रेसेस को मैच करके हम हाउस होल्डिंग करते हैं। फिर इंडिविजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। इंडिविजुअलाइजेशन के अंदर ये होता है कि बहन भाई कौन कौन से हैं उनको अलग अलग कर लिया जाए। ये तो हमने एक घर अलग कर लिया कि एक घर है उसके अंदर ये सारे बंदे हैं, अब इनके अंदर बहन भाई कौन है, माँ बाप कौन है, हर बंदे को अलग आइडेंटिफाई किया जाए। ये इंडिविजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है। ये किस लिए करते हैं, ताकि एक ही बंदे को आप मार्केटिंग ना करते रहें, रिपीटेडली एक घर में ज्यादा ना भेज दें, इस तरह की चीजें आती हैं। तो हमारे पास एक ये मर्ज पर्ज का कॉन्सेप्ट होता है। मर्ज का मतलब डाटा को इकट्ठा करना, और मर्ज पर्ज का मतलब उसके अंदर से डुप्लीकेट डाटा को रिमूव करना। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड जो होते हैं ये मर्ज डेटाबेस के अंदर अपेयर हो रहे होते हैं। तो इसका इशू ये होता है कि आइडेंटिफाई और एलिमिनेट करें इन डुप्लीकेट्स को, और इस प्रॉब्लम को हम मर्ज पर्ज प्रॉब्लम बोलते हैं। इसके डिफरेंट दूसरे नाम भी हैं, रिकॉर्ड लिंचिंग, सिमेंटिक इंटीग्रेशन, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये डेफिनेशन मर्ज पर्ज की इंपॉर्टेंट है कि हम डाटा को मर्ज करते हैं और फिर पर्ज करते हैं, यानी उसके अंदर से डुप्लीकेट को एलिमिनेट कर देते हैं। तो डाटा क्लींजिंग जो होती है ये सिर्फ अब डाटा रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए इसका मतलब नहीं होता, बल्कि हमने बहुत ज़्यादा जो डिकम्पोजिशन होती है, रीअसेंबलिंग होती है, परफॉर्म करनी होती है, ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करनी होती है। तो इसको हम 6 स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है एलिमेंटाइजिंग, फिर है स्टैंडर्डाइजिंग, स्टैंडर्डाइज करते हैं, स्टैंडर्डाइज करने के बाद वेरीफाई करते हैं, फिर मैचिंग करते हैं, फिर हाउस होल्डिंग करते हैं, और फिर डॉक्यूमेंटिंग करते हैं। तो ये डाटा के 6 स्टेप्स हैं, जो कि थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर किसी की इसमें तो आ सकते हैं। फिर उसके बाद नीड एंड टूल सपोर्ट, यानी अगर हमने डाटा डुप्लीकेशन को ऑटोमेट करना है तो उसके लिए टूल्स मार्केट में अवेलेबल है, हम उन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं जो कि डाटा एरर्स को डिटेक्ट करते रहते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड करती हैं, और डाटा क्लिनजिंग लेबोरस टास्क भी है, मतलब मुश्किल टास्क है, हार्ड वर्किंग है। तो अगर आप लेबर रखेंगे वो भी ज़्यादा टाइम लगेगी। तो इस वजह से टूल्स जो होते हैं मार्केट के अंदर यूज़ किए जाते हैं डाटा ट्रांसफॉर्मेशन और क्लीनिंग के लिए, जो कि अवेलेबल हैं। लेकिन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होने की वजह से स्पेशलाइज्ड टूल इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपका डाटा बिजनेस का स्पेशल है, जनरल डाटा नहीं है, तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड टूल्स आपको या तो ऑर्डर में बनवाना पड़ेगा, अगर बना बनाया मिल जाए तो वो यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो सिंगल सोर्सेज से भी हो सकते हैं और मल्टी सोर्सेज से भी हो सकते हैं, जो सेम प्राइमरी की को यूज़ कर रहे हो। तो हम क्या करते हैं कि हम सॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं, इन एट्रीब्यूट्स को एक सीक्वेंस में लिख देते हैं, और फिर नेबरिंग रिकॉर्ड जो एक साथ पड़े हुए हैं, ये बेसिकली बीएसएन का कॉन्सेप्ट है, जो अब इन्होंने थोड़ा जनरल वे में पहले बताया है, फिर बीएसएन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कि हम क्या करते हैं, डाटा को सॉर्ट कर लेते हैं, तो एक तरह का जो डाटा होता है ना वो इकट्ठा आ जाता है। जब एक तरह का डाटा इकट्ठा आ जाता है तो नेबरिंग रिकॉर्ड्स को आपस में चेक करते रहते हैं, और एक तरह का जो डुप्लीकेट्स होते हैं उनको डिलीट करते रहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक्स सॉर्टेड नेबरहुड मेथड। इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो एन रिकॉर्ड है उनको एक सिक्वेंशियल लिस्ट के अंदर अरेंज कर देंगे, कंकैटिनेट कर देंगे, तो तमाम डाटा की एक पूरी कंप्लीट लिस्ट बन जाएगी। उसके बाद हम कीज बनाएंगे, सॉर्ट करेंगे और मर्ज करेंगे। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन बार बार आता है कि राइट फर्स्ट 2 स्टेप्स ऑफ बीएसएन मेथड। तो इसका जो स्टेप 1 है वो है क्रिएट कीज। कीज बनाते हैं कि जिन कीज की बेस पे हमने सॉर्ट करना है, और फिर उन जो हमने कीज बनाई होती है उनकी बेस पर हम डाटा को सॉर्ट करते हैं। तो कंप्यूटर की फॉर ईच रिकॉर्ड इन लिस्ट बाय एक्सट्रैक्टिंग रेलेवेंट फील्ड्स और पोर्शन ऑफ द फील्ड, यानी जो भी रेलिवेंट फील्ड्स हैं या पोर्शंस हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके की बना ली जाती है। और फिर
जितनी अच्छी हम की बनाएंगे ना उतना अच्छा हमारा ये प्रोसीजर सारा मेथड चलेगा। फिर हम क्या करते हैं कि जो हमने की बनाई होती है स्टेप वन में उसकी बेस पे हम रिकॉर्ड को सॉर्ट कर लेते हैं और एक फिक्स साइज की विंडो चलाते रहते हैं इस लिस्ट पर। फॉर एग्जांपल ये हमारी पूरी लिस्ट है, इसके ऊपर एक हम विंडो चलाते हैं और एक टाइम पे उतनी विंडो में हम डाटा को आपस में कंपेयर करते हैं कि उनमें जो जो एक जैसे डाटा है उनको डिलीट करते रहते हैं और फिर इस तरह हम विंडो को आगे एक एक स्टेप में मूव करते रहते हैं। तो यहाँ पर फर्दर इसकी डिटेल लिखी है, लेकिन ये वही चीज़ है जो ऊपर उन्होंने बता दिया। अब यहाँ पर ये विंडो बनी हुई है, पहले विंडो हमारी यहाँ पर चल रही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इन्होंने सारा डाटा देखा है। उसके बाद जब इसके अंदर डुप्लीकेट्स को मर्ज कर दिया जाएगा तो विंडो स्टेप मूविंग आगे कर जाएगी और इस तरह इतनी विंडो बन जाएगी और यहाँ पर हम डुप्लीकेट करेंगे और इस तरह विंडो साइज आगे चलता जाएगा। तो अब हमारे पास क्या होता है कि बीएसएन मेथड का जो अगर हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी देखनी है तो कितना टाइम लग रहा है, तो इसके अंदर एक तो हमारे पास जो हम करते हैं बीएसएन मेथड में कि बेसिकली हम इसके अंदर सबसे पहले सॉर्टिंग करते हैं, सॉर्टिंग करने से पहले सॉरी की बनाते हैं, की बना के सॉर्ट करते हैं और फिर मर्ज करते हैं। तो जो की बनाने में हमारे पास टाइम लग रहा होता है वो ओ ऑफ एन लगता है, क्योंकि एन रिकॉर्ड है, एन रिकॉर्ड्स को ही हम ट्रेवर्स करते हैं और उन रिकॉर्ड्स को देख के हम फिर की बनाते हैं। उसके बाद जो सॉर्टिंग के एल्गोरिदम होते हैं उनमें एन लॉग एन टाइम लगता है, जो एन से थोड़ा ज्यादा होता है, एन मल्टीप्लाई बाय लॉग एन। जो हमारे पास मर्ज सॉर्ट भी हो सकता है, क्विक सॉर्ट, कोई भी सॉर्टिंग का एल्गोरिदम हम यूज कर सकते हैं। फिर जो हमने मर्ज करनी है या मैचिंग करनी है वो हमारी विंडो साइज पे डिपेंड करती है। अगर हमारा विंडो साइज पूरा डाटा के इक्वल हो जाएगा तो हमारे पास एन स्केयर टाइम लगेगा, लेकिन अगर हमारा विंडो साइज छोटा है तो डब्ल्यू एन हमारे पास टाइम लगता है। तो अगर हम विंडो साइज छोटा रखते हैं तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इन तमाम में जो हमारे पास डोमिनेंट टर्म बन रही है वो एन लॉग एन बन रही है। तो हमारे पास जो बीएसएन मेथड है वो एन लॉग एन उसकी ओवरऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी बन जाती है। तो 3 पासेस हमें डाटा सेट पे रिक्वायर्ड होते हैं बीएसएन करने के लिए। और जब हमारे पास डाटा सेट बड़ा हो जाता है तो हमारे पास जो विंडो साइज होता है वो फिर हमारे पास डिटरमिनेंटल नहीं रहता, बल्कि डिटरमिन कर रहा होता है इनपुट आउटपुट। जाहिर बात है विंडो साइज बड़ा हो जाता है, एक टाइम पे ज्यादा चीजें हमें इनपुट करनी पड़ रही होती है, उनको प्रोसेस करना पड़ रहा होता है। तो इनपुट आउटपुट जो होती है लार्ज डाटा सेट में उसको डिटरमिन करती है कि क्या टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी। और जो कम्प्लेक्सिटी रूल और विंडो साइंस जो होते हैं ये डिट्रीमेंटल होते हैं अगर हमारे पास छोटा डाटा होता है। तो यही यहाँ पर तमाम कॉन्सेप्ट गिवन है। अगर हमारे पास विंडो साइज जो है वो पूरा कंप्लीट उसके ऊपर डाटा पर चला जाएगा तो एन स्क्वायर टाइम कम्प्लेक्सिटी बन जाएगी, फिर एन लॉग एन नहीं रहेगी। उसके बाद कम्प्लेक्सिटी ऑफ द रूल प्रोग्राम विंडो साइज के ऊपर जो लास्ट पास होता है वो डोमिनेंट कॉस्ट बन जाती है। कि ये लास्ट पास वाला वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारी कम्प्लेक्सिटी ऑफ द रूल प्रोग्राम अगर एन स्क्वायर में जा रही है और विंडो साइज बड़ा हो गया तो लास्ट पास डिटरमिन करेगा कि कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। उसके बाद जो सिलेक्शन ऑफ कीज होती हैं वो हम कैसे करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर गिया गिया हुआ है कि जो हमारे पास इफेक्टिवनेस है बीएसएन की ये की के ऊपर डिपेंड करती है। और की जो होता है मिडिल नेम भी हो सकता है, लास्ट नेम भी हो सकता है, कोई भी होता है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकता है, सब स्ट्रिंग्स हो सकती हैं। ये मेरे ख्याल से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम जनरली देख सकते हैं की कोई भी हो सकती है जो कि आइडेंटिफाई कर ले यूनिकली तमाम रिकॉर्ड्स को। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम मिडिल नेम के फर्स्ट 3 लेटर्स लेते हैं तो इनको कनेक्ट कर दिया जाता है फर्स्ट 3 लेटर्स के साथ। और ये एग्जाम्पल गिवन है, इसको स्किप कर सकते हैं, कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है कि ये इसके 3 लेटर ले लिए, इसके 3 लेटर ले लिए, इसके 3 लेटर ले लिए तो ये की बन गई। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिर उसके बाद की को यूज किया सॉर्ट करने के लिए और मैचिंग डाटा जो है वो एक साथ आ गया, उसको मर्ज कर दिया। अच्छा, अब प्रॉब्लम कीज के साथ क्या आती हैं, ये आती हैं कि डाटा डर्टी होता है, तो उसकी जो डाटा डर्टी होगा तो कीज भी डर्टी होंगी और मैचिंग रिकॉर्ड जो होते हैं ये आपस में एक साथ आएंगे ही नहीं और हम उनको मर्ज ही नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो मसला ये आता है कि डाटा डर्टी हो जाता है डाटा एंट्री एरर्स की वजह से या एब्रीवेशंस की वजह से। जैसे अब टेक्नोलॉजी है उसको कोई इस तरह लिख रहा है कोई इस तरह लिख रहा है तो ये दूसरा मसला आता है, फिर भी हमारे पास डाटा जो है वो मर्ज नहीं हो पाएगा क्योंकि ये एक जैसा लगेगा ही नहीं आपस में। उसके बाद जो सोल्यूशन टू यूज एक्सटर्नल स्टैंडर्ड सोर्स फाइल्स टू वैलिडेट द डाटा एंड रिजॉल्व एनी डाटा कॉन्फ्लिक्ट्स। तो हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड सोर्स फाइल्स यूज करते हैं जिनके अंदर एक स्टैंडर्ड फॉलो हो और उस स्टैंडर्ड के मुताबिक डाटा हो, जिसकी फिर हमारे पास जो डाटा कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं वो अवॉइड हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास जो फर्दर प्रॉब्लम्स आती हैं कीज के साथ कि अगर कंटेंट्स ऑफ फील्ड प्रॉपर्ली ऑर्डर्ड नहीं है, यानी कंटेंट्स कहीं पे नंबर पहले लिखा है कहीं पे नंबर बाद में लिखा है, कहीं स्कीम पहले लिखा है कहीं बाद में लिखा है, इस तरह आगे पीछे एड्रेस में कोई लिख देता है, कोई हाउस नंबर पहले लिखता है कोई स्ट्रीट नंबर पहले लिखता है, तो हमारे पास ये सेम विंडो में फॉल नहीं करेंगे। उसके बाद जो सोल्यूशन होता है वो क्या करते हैं, टोकनाइज कर देते हैं, यानी जो वर्ड्स होते हैं उनके टोकन बनाते हैं। स्कीम अलग निकल आया, कॉलोनी अलग निकल आया, रोड अलग निकल आया, लाहौर अलग निकल आया, तो इन टोकन्स के लिहाज से हम विंडो बना के उनको मर्ज कर लेते हैं तो हमारा एरर जो होता है वो फिक्स हो जाता है। अच्छा, अब मैच करने के लिए हमारे पास क्या कैंडिडेट्स हो सकते हैं, इसको एग्जांपल्स को स्किप कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ रिकॉर्ड ड्यूरिंग मर्ज फेज डिटरमिन देयर एक्विवेलेंस इज अ कंपेयर रिकॉर्ड्स, ये भी स्किप कर सकते हैं।
अच्छा, अगर हमारे पास दो रिकॉर्ड्स हैं, उनके सेम नेशनल आईडी नंबर्स हैं, लेकिन जो नेम और एड्रेसेस हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, अब इनका क्या किया जाए, इनको कैसे मर्ज किया जाए? ये डिफरेंट इश्यूज बताए गए हैं मर्ज के, कि इसके अंदर डिसीजन मेकिंग मुश्किल हो जाती है कि नेशनल आईडी सेम है लेकिन एड्रेस डिफरेंट लिखा हुआ है, तो क्या ये एक ही बंदा है या दो बंदे हैं, या एक ही बंदे का नेशनल आईडी दूसरे ने ले लिया, चोरी कर लिया? तो इस तरह के मसले आते हैं। अब इक्वेशनल थ्योरी क्या होती है कि हमने इक्वेशनल थ्योरी में हमने ये करना है कि दो डेटास को आपस में इक्वल डिक्लेयर करना है। तो इसके अंदर जो लॉजिक होती है ये स्ट्रिंग इक्विवेलेंस के ऊपर बेस्ड नहीं होती, ये डोमेन इक्विवेलेंस के ऊपर बेस्ड होती है, कि जिस डाटा का डोमेन इक्वल होता है उसको हम क्या करते हैं कि इक्वल डिक्लेयर कर देते हैं। और यहाँ पर एक रूल लैंग्वेज होती है, रूल लैंग्वेज जो होती है डिफाइन करती है कि क्या रूल्स होंगे, किन रूल्स की बेस पे दो जो चीजें हैं उनको सेम डिक्लेयर करके मर्ज कर दिया जाएगा। और ये वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन रिक्वायरिंग इन्फेरेंस, जहाँ अब यहाँ पे भी हमें इन्फेरेंस रिक्वायर्ड है कि क्या हमने इन्फर करना है डाटा से, कैसे मर्ज करना है, तो इसमें रूल लैंग्वेज यूज होती है। यहाँ पर रूल लैंग्वेज की एग्जांपल गिवन है जो कि एसक्यूएल से मिलती जुलती है, इसको हम स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर डिस्टेंस मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है कि डिस्टेंस मैट्रिक्स भी हेल्प करता है हमें डाटा सेम देखने के लिए। तो उसके अंदर एक फोनेटिक डिस्टेंस होता है, एक टाइप राइटर डिस्टेंस होता है, एडिट डिस्टेंस होता है। तो एडिट डिस्टेंस का एल्गोरिदम जो होता है वो हमने देखा था CS502 में, कि जो भी नंबर एक स्ट्रिंग है S1, उसको S2 में कन्वर्ट करने में हमें कितने उसके करेक्टर चेंज करने पड़ रहे हैं, कितनी इंसर्शन डिलीशन सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ रही है, ये एडिट डिस्टेंस का एल्गोरिदम होता है। टाइप राइटर डिस्टेंस भी इसी तरह है कि टाइप राइटर, अगर दो टाइप राइटर उसको लिखें तो कितने डिफरेंस से लिखेंगे, फोनेटिक डिफरेंस, ये साउंड्स के डिफरेंस कितने आ रहे हैं, तो इन डिफरेंसेस की बेस्ड के ऊपर हम डाटा को मर्ज करते हैं। जिनमें डिफरेंस कम होता है वो डाटा सेम डिक्लेयर कर दिया जाता है और मर्ज कर दिया जाता है। अब बीएसएन की कुछ लिमिटेशंस हैं, क्या है कि सिंगल की सफिशिएंट नहीं होती मैचिंग रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि हम की बेस पे सॉर्ट करते हैं तो की सफिशिएंट सिंगल नहीं होती, मल्टीपल कीज बनानी पड़ती हैं, मल्टीपल पासिस करने पड़ते हैं। अच्छा, जो कीज पहले की में पेयर होती हैं ना, उनको हायर डिस्क्रिमिनेटिंग पावर मिल जाती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं एड्रेस को पहले ले रहा हूँ या हाउस नंबर को पहले ले रहा हूँ, तो वो हाउस नंबर के लिहाज से सारी चीजें सॉर्ट हो जाती हैं। तो की जो पहली चीज है वो डिस्क्रिमिनेटिंग पावर लेके उस लिहाज से सॉर्ट कर देती है। और जो बाद में चीजें आ रही थी अगर वो मैच करी थी तो वो उस लिहाज से उसको सॉर्ट नहीं करता। अच्छा, अब एनआईडी नंबर अगर फर्स्ट एट्रीब्यूट है की में, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें 8168 और यहाँ पर अगर देखें 1868, तो जाहिर बात है कि ये एक सेम विंडो में नहीं आएंगे, क्योंकि ये 8 है इसके शुरू में, इसके शुरू में 1 है, तो ये तो पहले डिजिट के लिहाज से इसको सॉर्ट करेगा। तो ऐसी विंडो में आएंगे कि बहुत ज्यादा दूर दूर विंडोज होंगी। तो हमारे पास मीटिंग में 9 मिनट रह गए, मैक्सिमम देखते हैं जितना कवर हो सकता है। तो अब क्या हम पॉसिबल मॉडिफिकेशन बीएसएन मेथड में कर सकते हैं, कि एक तो हमने देखा कि की जो होती है वो डोमिनेट हो कर देती है सॉर्टिंग को, और दूसरा ये कि पासिस की हमें एक पास में हमारा काम नहीं बनता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक तो विंडो साइज इंक्रीज कर दें, ताकि अगर उसने दूर दूर भी उनको रखा तो कि विंडो बड़ी हो जाएगी और दूर दूर वाले एक विंडो में आ जाएंगे। दूसरा ये कि मल्टीपल पासिस कर दें डाटा सेट में, तो एक पास में जो हमारे मर्ज नहीं हुए, डाटा डिलीट नहीं हुए, वो दूसरे में हो जाएंगे। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि कैसे हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं बीएसएन मेथड को इंप्रूव करने के लिए फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब डब्ल्यू इंक्रीज करने से क्या होगा कि अगर पहले भी हमने देखा था कि ओ डब्ल्यू स्क्वायर कम्प्लेक्सिटी चली जाएगी, अगर डब्ल्यू हमारा बहुत ज्यादा इंक्रीज होकर बड़ा हो जाएगा, एन लॉग एन नहीं रहेगी। मल्टीपास अप्रोच के अंदर हम क्या करते हैं, सेवरल इंडिपेंडेंट रन करते हैं बीएसएन मेथड के, डिफरेंट की हर बार डिफरेंट की बना लेंगे, डिफरेंट की के लिहाज से सॉर्ट कर दिया जाएगा, विंडो हमारी स्मॉल ही रहेगी। और हर इंडिपेंडेंट रन जो होगा ये डिफरेंट सेट ऑफ पेयर्स निकालेगा जो एक विंडो में लाए कर रहे होंगे, और हर बार डिफरेंट डुप्लीकेट्स को हम मर्ज करते जाएंगे। और इसी तरह ट्रांजिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी भी आएगी। ट्रांजिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल ये कहती है कि अगर ए और बी रिकॉर्ड हमें मिल गए और फिर बी और सी मिल गए, तो हम बोलेंगे कि ए और सी जो हैं ये आपस में मर्ज कर देने चाहिए। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। अब इसके बाद यही डिटेल लिखी हुई है सारी, जो मैंने आपको वर्बली बता दी है। नेक्स्ट हमारे पास है डेटा क्वालिटी मैनेजमेंट, के डाटा की क्वालिटी को कैसे इंश्योर किया जाता है। अब डाटा फ्यूल है जो डाटा वेयर हाउस को चलाता है। मेन रीजन इसकी ये होती है कि डाटा वेयर हाउस की, कि डाटा क्वालिटी सही नहीं होती, कम क्वालिटी का डाटा होता है, और जो प्रॉब्लम होती है डाटा क्वालिटी की अंडर एस्टिमेट कर दी जाती हैं। तो क्वालिटी को अगर हम इनफॉर्मली देखा जाए, इनफॉर्मल तरीके से विदाउट डेफिनेशन, तो क्या होता है कि समथिंग इज बेटर देन अदर्स, कुछ चीजें बेहतर होती हैं, कुछ खराब होती हैं। जो चीजें बेहतर होती हैं वो हाई क्वालिटी की होती हैं। और अगर इसको फॉर्मल तरीके से देखा जाए तो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उनको अगर हम फुलफिल करें तो बेसिकली हम क्वालिटी को फुलफिल कर रहे होते हैं, या डिग्री ऑफ एक्सीलेंस हमारी कितनी है। उसके बाद ऑटो इंडस्ट्री की एग्जांपल है, इसको हम स्किप कर सकते हैं यहाँ पर। और डाटा क्या है ये हम सबको पता है कि इज एब्स्ट्रैक्शन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग रियल। ये एमसीक्यू है, उसके अंदर पूछा जाएगा डाटा क्या एब्स्ट्रैक्शन है, रिप्रेजेंटेशन है, या बोथ ए एंड बी है। तो बेसिकली ये दोनों चीजें होती हैं। डाटा क्वालिटी क्या होता है
कि हमारे पास दो तरह की डाटा क्वालिटी होती है, इंट्रिंसिक क्वालिटी और रियलिस्टिक क्वालिटी। इंट्रिंसिक क्वालिटी का मतलब है कि डाटा इंटरनली कितना अच्छा है डाटा है, और रियलिस्टिक क्वालिटी का मतलब यह है कि डाटा कितना अच्छा यूज होने में है, कि कितना बिजनेस ने उसको बेनिफिट दे दिया। रियलिस्टिक डाटा क्वालिटी इज द वैल्यू जो डाटा प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस को। इंट्रिंसिक डाटा क्वालिटी बेसिकली डाटा एक्यूरेसी होती है, कि डाटा कितनी अच्छा रिफ्लेक्ट करता है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को। रियलिस्टिक डाटा क्वालिटी बताती है कि यूटिलिटी उसकी कितनी अच्छी है और बिजनेस को कितने ज्यादा फायदे दे रहा है। तो हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन जो होती है, अब ये हमारे पास बेसिकली एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि इंटेलिजेंट लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है। इंटेलिजेंट लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो डाटा की क्वालिटी मेंटेन करती हैं और अपनी डाटा को ओपनली अवेलेबल कर देती हैं। कोई उनसे कहता है ना हमें डाटा दो, तो ये नहीं कहते पैसों में देंगे या हमने नहीं देना सीक्रेट है, बल्कि वो ओपनली अपना डाटा प्रोवाइड कर देते हैं, अपनी रिसोर्सेज को शेयर कर देते हैं, और फिर वैल्यू एडिंग प्रोसेसेस होते हैं। उसकी वजह से हमारे पास काफी कंपनीज को फायदा होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे पास डिसफंक्शनल लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो अपना डाटा शेयर नहीं करती, छुपा के रखती हैं, इनका लो क्वालिटी डाटा होता है, और प्रोप्राइटरी रिसोर्सेज होती हैं, जो प्रोप्राइटरी रिसोर्स यानी उन्होंने अपने लिए पर्सनल प्राइवेट रिसोर्सेज बनाई होती हैं जो उन्हीं के मुताबिक होती हैं, और कॉस्ट एडिंग प्रोसेस होते हैं, कॉस्ट ऐड करते हैं, फर्दर खर्चा बढ़ाते हैं, वैल्यू कोई नहीं ऐड करते, कीमती नहीं बनाते बल्कि महंगा बनाते हैं। अब इंफॉर्मेशन एज के अंदर क्या होता है कि डिसफंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ये डिसएडवांटेज पे होती है, और डिसफंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है इम्पेयर्ड या एबनॉर्मल। तो ये डिसफंक्शनल वाला एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, विच इज ओर्स लॉ ऑफ डाटा क्वालिटी। ओर्स के 5 लॉ हैं। वो ये कहता है कि जो डाटा यूज नहीं होगा ना, वो ठीक नहीं होगा। जब डाटा यूज नहीं होगा तो वो कैन नॉट बी करेक्ट। दूसरा वो कहता है कि डाटा इज फंक्शन ऑफ इट्स यूज नॉट इट्स कलेक्शन। जितना मर्जी डाटा इकट्ठा करते रहो, कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसको यूज नहीं करोगे। डाटा विल नो बेटर देन इट्स मोर स्ट्रिंजेंट यूज। और जितना ज्यादा स्ट्रिंजेंट उसका यूज होगा ना, स्ट्रिक्ट कंडीशंस में, उतना ज्यादा वो डाटा बेहतर से बेहतर बनता जाएगा। डाटा क्वालिटी प्रॉब्लम्स इंक्रीज विद द एज ऑफ द सिस्टम। जितना सिस्टम पुराना होता जाएगा, प्रॉब्लम्स इंक्रीज होती जाएंगी, क्योंकि डाटा भी बढ़ता जाएगा, प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जाएंगी। उसके बाद क्या है, द लेस लाइकली समथिंग टू अकर द मोर ट्रॉमेटिक इट विल बी व्हेन इट हैपेंस। यानी जो चीज जितनी कम उसके चांस है ना होने के, उतनी ज्यादा वो खतरनाक होगी जब होगी। यानी जैसे वो कहते हैं ना कि जब मासूम बंदे को छेड़ोगे ना, तो वो और ज्यादा बुरे तरीके से आप पे आएगा। तो बेसिकली जो पहले वाले 3 है ना, वो तो यूज के लिहाज से हैं, कि डाटा अगर यूज नहीं करोगे तो वो करेक्ट नहीं होगा। डाटा जितना यूज करोगे उसके ऊपर उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है, कलेक्शन पे नहीं करती। अपने स्टूडेंट यूथ पे ही बेटर होगा। बाद वाले जो 2 हैं वो हैं कि एज ऑफ सिस्टम जितना पुराना होता जाएगा, प्रॉब्लम इंक्रीज होती जाएगी, और पांचवा ये है कि जितना कम चांस होगा कराने का, उतना ट्रॉमेटिक होगा जब हैपन होगा। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या कहती है कि जितने भी लोग कंपनी के अंदर हैं, वो सिस्टमेटिक और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में इन्वॉल्व हो जाएं। उन तमाम का मकसद सारी जिंदगी उठना बैठते सोते जाते यही हो कि हमने डाटा की क्वालिटी इंप्रूव करनी है। एक अकेला बंदा क्वालिटी पे काम ना करे, ये होती है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसके अंदर प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोसेस कंट्रोल, क्वालिटी इंश्योरेंस और तमाम चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। प्रोसेस की भी क्वालिटी आ जाती है, प्रोडक्ट की भी क्वालिटी आ जाती है, क्वालिटी इंश्योरेंस भी आती है, और इंप्रूवमेंट की तरफ भी चले जाते हैं। अब क्वालिटी इंश्योरेंस जो होती है ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो अप्रोच है, ये कहती है कि तमाम एम्प्लॉयज जो हैं कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं, और कस्टमर ओरिएंटेड हमारे पास क्वालिटी आए, क्योंकि क्वालिटी है ही बेसिकली ये कन्फर्मेंस टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। जो भी मेंबर्स होते हैं वो सिस्टमेटिकली काम कर रहे होते हैं। अब क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी इंप्रूवमेंट में क्या डिफरेंस है? क्वालिटी एश्योरेंस द सिस्टम ऑफ एक्टिविटीज एश्योर्स कन्फर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट टू प्री एस्टैब्लिश्ड रिक्वायरमेंट्स। जो कस्टमर से आपने रिक्वायरमेंट्स ले ली, उससे कन्फर्मेंस होनी चाहिए प्रोडक्ट की, ये होता है अश्योरेंस, के अश्योर हो जाए प्रोडक्ट सही है। इंप्रूवमेंट फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए होता है कि मेकिंग ऑल एफर्ट्स टू इंक्रीज इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इन मीटिंग एक्सेप्टेड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। ये कस्टमर एक्सपेक्टेशन को मीट करना अश्योरेंस होता है, लेकिन जितने कम पैसों में इफेक्टिवली एफिशिएंटली आप इनको मीट करेंगे, ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट होता है। अब क्या होता है कि हमारे पास जैसे जैसे हम क्वालिटी को इंक्रीज करते जाते हैं, इसकी कॉस्ट कम रहती है, लेकिन एक जगह पर आके क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट चाहिए होती है। उसके बाद क्वालिटी को इंक्रीज करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत महंगा होता है। अब कॉस्ट जो हमारे पास क्वालिटी की डिफेक्ट्स की होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? एक कंट्रोलेबल कॉस्ट हो सकती है, एक रिजल्टेंट कॉस्ट होती हैं। जो कंट्रोलेबल कॉस्ट होती हैं ये रिकरिंग कॉस्ट होती हैं, जो कि एनालाइज, करेक्ट और प्रिवेंट डाटा एरर्स करने के लिए। रिकरिंग का मतलब कि बार बार हो रही होती हैं और इनको कंट्रोल किया जा सकता है। रिजल्टेंट कॉस्ट क्या होती हैं? कि किसी फेलियर की वजह से, इंटरनल एक्सटर्नल फेलियर्स ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कोई आपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, उसकी वजह से जो आपको कॉस्ट आ रही है। या फिर तीसरी जो कॉस्ट होती है वो इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग कॉस्ट होती है। ये 3 तरह की कॉस्ट हैं जो कि डाटा क्वालिटी के डिफेक्ट्स की वजह से कंपनी को बेयर करनी पड़ती हैं। कंट्रोलेबल कॉस्ट की फर्दर एग्जांपल है
कि अगर हम डाटा को इंप्रूव करने के लिए एक से ज़्यादा ऑप्शन लेते हैं तो एस्टिमेट करते हैं कंट्रोलेबल इक्विपमेंट और ट्रेनिंग कॉस्ट को हर अल्टरनेटिव के लिए, जिसमें कॉस्ट कम पड़े उसको चूज कर लेते हैं। रिजल्टेंट कॉस्ट कि हमने कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिस कर दी या मिस कम्युनिकेट कर दिया बिजनेस के साथ या एंड कस्टमर्स के साथ, ये हमारे पास रिजल्टेंट किसी उस चीज़ के रिजल्ट में आ गई, उस अपॉर्चुनिटी को मिस करने के रिजल्ट में। इक्विपमेंट और ट्रेनिंग कॉस्ट क्या आती है कि जो आपने क्वालिटी टूल्स एक्वायर करने हैं, जो आपकी हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ट्रेनिंग जो आपको चाहिए क्वालिटी के लोगों के लिए, क्वालिटी की टीम अलग से बनानी है, उनकी तनख्वाहें देनी है, तमाम इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग कॉस्ट में आता है। अब जो डाटा क्वालिटी क्रिटिकल कहाँ पे हो जाती है, इसकी एग्जांपल्स हैं कि कहाँ कहाँ हमें डाटा क्वालिटी की जरूरत पड़ती है। मार्केटिंग कम्युनिकेशन में पड़ती है, जैसे हमने पहले देखा था, जितना अच्छा क्वालिटी होगी उतनी अच्छी टारगेटेड ऑडियंस मार्केटिंग की हो जाएगी और मार्केटिंग कैंपेन उतनी अच्छी चलेंगी। कस्टमर मैचिंग में आती है कि फॉर एग्जाम्पल एक हम देखते हैं कि कस्टमर हमसे कौन से ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीदता है, फिर हम उस कस्टमर को उस तरह के प्रोडक्ट्स बताते हैं, तो ये कस्टमर मैच करने के लिए होता है कि कौन सा कस्टमर है एग्जैक्टली। रिटेल हाउस होल्डिंग होती है, हाउस होल्डिंग के एक घर के लोग कितने हैं उनको एक ही लेटर भेजें। और एमईएस सिस्टम आफ्टर एक्विजिशन उसको कंबाइन करने के लिए होती है कि जो हमारे पास मैनेजमेंट के इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जब आपने उनको एक्वायर कर लिया तो उनको आपस में कंबाइन करना है, तो उसके लिए क्वालिटी मेंटेन करते हुए कंबाइन करते हैं। तो हमारे मीटिंग का यहाँ पे एंड हो गया है, टाइम आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कोई अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ से फिर कल इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।